हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में। बात समझ गए? ठीक है। और इसमें हम लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर का। समझ गए? चलिए। तो हमारा सबसे पहला चीज जो है वो क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है सर वो क्या कहता है, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बीच में अंतर बताइए और ये डिजाइन को कैसे अफेक्ट करता है ये भी बताइए। देखिए, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आपको एक बात बता देते हैं। आप तो जानते होंगे कि अगर आपको ऑडियो का इशू लग रहा है तो आप जो है ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरी बात क्या है कि देखो, ये सब्जेक्ट ना प्योर टेक्निकल है। बात समझ में आ रही है? हमारा जो एडीसीएस पेपर है, एडीसीएस इसी को हम लोग शॉर्ट में आरसीसी भी कहते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है प्योर टेक्निकल है। ठीक है। अगर तुमको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो मान के चलना तुम पढ़े नहीं हो। बात समझ गया ना? अगर तुमको बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो मान लीजिएगा कि आप पढ़ाई नहीं किया या फिर उसको आप जो है रट लीजिएगा। समझ गए ना? सिंपली जो है आपको क्या करना है, रट लेना है। हाँ, यही चीज होता है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। और दूसरा बात आपको बताते हैं, जब क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन करेंगे कुछ ना कुछ चीज तो उसमें जो टर्म इस्तेमाल करेंगे कोशिश कीजिएगा कि जो टर्म बोल रहे हैं वही चीज आप ध्यान में रखिएगा, उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर आपको ये टर्म समझना है तो ये चीज सॉम में समझाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग आरसीसी में आ चुके हैं, सॉम से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है। तो पहले ही हम बता दिए कि अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक। लेकिन हाँ, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा तो आपको बहुत सारा जो है कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जो है आप देने में समर्थ हो जाइएगा, इसलिए इसको देखना जरूरी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, एक और बात यहीं पे आपको हम बता देते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल्स पूछता है इस सब्जेक्ट में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो पूछता है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक ना? न्यूमेरिकल्स आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। और ये न्यूमेरिकल्स आप कैसे कीजिएगा, आपको जो टॉपिक हमने बताया, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर वाला जो है ना, एक अलग से वीडियो बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन देख के जाना है। ठीक है। किसी भी बुक से हर टॉपिक का दो दो क्वेश्चन देख लीजिए, बस उसी का वही क्वेश्चन पूछेगा, डाटा ऊपर नीचे कर देता है। बात समझ में आ गई? तो न्यूमेरिकल्स आपको खुद से करना पड़ेगा और टेक्निकल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप मान लीजिएगा कि आप नहीं पढ़े इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ गया ना? चलिए ठीक है। तो हमारा जो है लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बीच में अंतर बताना आपको। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब कॉलम क्या होता है, उसके बाद में समझेंगे कि लॉन्ग लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम क्या होता है। घर जो बनता है, घर में जो तुम पिलर जैसा देखते हो, ठीक है, घर में जो है पिलर जैसा जो बना होता है, घर के अंदर जो पिलर जैसा बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो कॉलम हमारा क्या है सर, कॉलम हमारा जो है टेक्निकल शब्द है। बात समझ में आ रही है? पिलर हमारा क्या है, पिलर हमारा कॉमन शब्द है। ठीक ना? और कॉलम हमारा क्या है, टेक्निकल शब्द है। कॉलम वो लोड हो, कॉलम वो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा लोड लेने के लिए सक्षम होता है। बात समझ में आ रही है? पिलर जो है लोड लेगा कि नहीं लेगा ये कंफर्म नहीं होता है। तो कॉलम क्या, एक तरह से टेक्निकल शब्द है, इसमें हमारा जो है रेनफोर्समेंट डाला जाता है। रेनफोर्समेंट मतलब छड़ डाला जाता है और ये लोड लेने में समर्थ होता है। अब देखो कि ये जो कॉलम होता है हमारा, ठीक है, कॉलम जो होता है ये दो तरह का होता है। कॉलम जो होता है हमारा ये कितना तरह का होता है, ये हमारा सर कॉलम जो है दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है सर? एक होता है लॉन्ग कॉलम, एक होता है शॉर्ट कॉलम। एक हमारा क्या होता है, लॉन्ग कॉलम। एक हमारा क्या होता है, शॉर्ट कॉलम। बात समझ में आ गई? अब ये जो लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम बांटा गया, ये किसी न किसी के आधार पे बांटा गया होगा। हाँ बांटा गया है सर। किसके आधार पे बांटा गया है? ये बांटा गया है स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पे। बात समझ में आ रही है? ये जो हमारा लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम बांटा गया है ये किसके आधार पे बांटा गया है, सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पे बांटा गया है। अच्छा, सिलेंडरनेस रेशियो को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, ये बात तो आप जानते होंगे। ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो बराबर क्या होता है सर, सिलेंडरनेस रेशियो जो है हमारा लैम्डा बराबर होता है एल इफेक्टिव बाई डी। एल इफेक्टिव क्या हो गया सर, इफेक्टिव लेंथ बाई डी, डी हो गया लेटरल डायमेंशन। ठीक है। तो ये हमारा होता है सिलेंडरनेस रेशियो।
ठीक ना। अब देखो जिसका सिलेंडरनेस रेशियो हमारा 12 से कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग शॉर्ट कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो अगर लेमडा का वैल्यू 12 से कम हुआ, ठीक ना, लेमडा यानी कि क्या, सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 12 से कम होता है उसको शॉर्ट कॉलम कहते हैं। और लॉन्ग कॉलम कब कहेंगे सर, जब लेमडा का वैल्यू 12 से हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो है कॉलम क्या होता है सर, घर में जो पिलर जैसा बना होता है जिसको हम लोग घर में आम बोलचाल की भाषा में पिलर कहते हैं, उसी को हम लोग जो है टेक्निकल टर्म में कॉलम कहते हैं। लेकिन पिलर और कॉलम में अंतर होता है। बात समझ में आ गई। तो कॉलम हमारा क्या होता है सर, एक तरह से लोड लेने वाला कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, कॉलम दो तरह का होता है, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। ये कॉलम किस आधार पे बांटा गया है, सिलेंडरनेस रेशियो, जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा बराबर होता है इफेक्टिव लेंथ बाय डी होता है। बात समझ में आ गई। डी हमारा लेटरल डायमेंशन होता है। तो अगर लेमडा का वैल्यू यानी सिलेंडरनेस रेशियो 12 से कम होगा शॉर्ट कॉलम, 12 से ज्यादा होगा लॉन्ग कॉलम। बात समझ गए इतना। चलिए अब हम लोग जो है लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम समझ गए, दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीट कर सकता है। बात समझ गए ना, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा डेफिनेशन के अनुसार कॉलम हैविंग स्मॉल सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, ऐसा कॉलम जिसका सिलेंडरनेस रेशियो छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट कॉलम कहते हैं। जिसका लार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग कॉलम कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो कितना, अगर 12 से कम होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट कॉलम कहेंगे, अगर 12 से ज्यादा होगा उसको हम लोग लॉन्ग कॉलम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा फेलियर है। तो शॉर्ट कॉलम हमारा जो है क्रशिंग से फेल होता है। बात समझ में आ रही है, शॉर्ट कॉलम हमारा कैसे फेल होगा सर, क्रशिंग से फेल होगा। ठीक ना, यानी कि मटेरियल हमारा फेल करेगा तभी हमारा कॉलम फेल करेगा। शॉर्ट कॉलम में हमारा मटेरियल फेल करेगा तभी कॉलम फेल करेगा, इसलिए इसमें क्रशिंग से फेलियर होता है। इसमें हमारा जो है बकलिंग फेलियर होता है। ठीक है, यानी कि इनस्टेबिलिटी के कारण हमारा कॉलम फेल होगा। बात समझ में आ रही। तो ये याद रखिएगा, शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल करेगा, लॉन्ग कॉलम जो है बकलिंग में फेल करता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी शॉर्ट कॉलम का हाइयर होता है। बात समझ में आ गया, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है ये ज्यादा लोड कैरी कर सकता है शॉर्ट कॉलम, और लॉन्ग कॉलम जो है कम लोड कैरी कर सकता है। ठीक है, अब ये कोई अगर पूछ दे कि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम क्यों होता है सर, तो बकलिंग के कारण ही इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होता है। चलो तो इतना पॉइंट समझ गया। अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, लेटरल डिफ्लेक्शन इसमें बहुत कम होता है, इसमें लेटरल डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है सर। डिजाइन में क्या क्या कंसीडर किया जाता है, इसमें सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन कंसीडर किया जाता है। एक्सियल कंप्रेशन करने का मतलब ये मान के चलो कॉलम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें ऊपर से ये जो लोड लगेगा सिर्फ इसी का कंप्रेशन माना जाता है, किसमें, शॉर्ट कॉलम में। बात समझ में आ रही है। और इसमें जो है एक्सियल कंप्रेशन के साथ साथ बेंडिंग माना जाएगा, किसमें, लॉन्ग कॉलम में। समझ में आ गया। तो क्या क्या डिजाइन कंसीडर है ये भी आप समझ गए, याद रखिएगा इसको। इसके बाद हमारा जो है अगर रेनफोर्समेंट का बात करें आ जाएगा, तो शॉर्ट कॉलम में कम छड़ लगता है, लेस रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मतलब छड़ का बात हो रहा है। लॉन्ग कॉलम में हमारा जो है ज्यादा रेनफोर्समेंट लगेगा। स्टेबिलिटी का बात किया जाएगा तो शॉर्ट कॉलम हमारा जो है ज्यादा स्टेबल होता है, लॉन्ग कॉलम जो है कम स्टेबल होता है। बात समझ गए ना। स्टेबिलिटी का अगर बात किया जाएगा, शॉर्ट कॉलम ज्यादा स्टेबल होगा, लॉन्ग कॉलम कम स्टेबल होता है। ठीक है, और सेक्शन साइज का बात किया जाएगा तो स्मॉलर सेक्शन जो है इसमें सफिशिएंट होता है, इसमें लार्जर सेक्शन की आवश्यकता होती है। सस्ता कौन पड़ेगा, इकोनॉमी मतलब सस्ता कौन पड़ेगा, तो शॉर्ट कॉलम हमको ज्यादा सस्ता पड़ता है, और लॉन्ग कॉलम जो है हमको कम सस्ता पड़ता है बनाने में। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा जो है लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बीच में अंतर था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, इसको अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी एक बात बता दिए, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें एक सवाल हमसे पूछा गया है कि डिजाइन पे क्या असर पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि कॉलम का जो साइज होता है, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम, इसका डिजाइन पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए कॉलम का टाइप बदलने से डिजाइन प्रोसीज्योर का पर काफी असर पड़ता है। ठीक ना, हमारा जो है कॉलम का साइज जो है, कॉलम का साइज बदलने से हमारा डिजाइन प्रोसीज्योर पे काफी असर पड़ता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो क्या क्या असर पड़ता है सर, पहला क्या है, शॉर्ट कॉलम में डिजाइन मेनली एक्सियल कंप्रेशन के लिए किया जाता है। एक्सियल कंप्रेशन मतलब जैसे ये हमारा कॉलम है,
ये यानी पिलर है, इसमें जो एक्सिस के अबाउट फोर्स लगता है, बस इसी एक्सियल कंप्रेशन के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। शॉर्ट कॉलम को सिर्फ इसी के लिए डिजाइन किया जाता है। बात समझ में आ गई। जबकि अगर हमारा लॉन्ग कॉलम होगा तो उसमें बकलिंग के लिए भी डिजाइन किया जाता है। जबकि लॉन्ग कॉलम में हमारा क्या हो जाता है, बकलिंग इफेक्ट भी किया जाता, कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आ रही है। शॉर्ट कॉलम में हम लोग क्या डिजाइन करते हैं, सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन, और लॉन्ग कॉलम में एक्सियल कंप्रेशन प्लस बकलिंग इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है सर, अगला पॉइंट जो है वो समझिएगा कि एडिशनल मोमेंट भी हमको कैलकुलेट किया जाता है सिलेंडरनेस की वजह से। लॉन्ग कॉलम में एडिशनल मोमेंट भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है सिलेंडरनेस की वजह से। बात समझ में आ गई। और लास्ट पॉइंट क्या है सर, लॉन्ग कॉलम में जो है लार्ज क्रॉस सेक्शन और ज्यादा स्टील की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रही है। अगर तुम लॉन्ग कॉलम बनाते हो तो उसमें जो है क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा लगेगा और स्टील का मात्रा भी ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ गई। अगर तुम लॉन्ग कॉलम बनाते हो तो उसमें क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा लगेगा और स्टील का भी मात्रा हमारा ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा क्या सर, डिजाइन का इफेक्ट था। चलिए, तो हम लोग क्या प्रीफर करते हैं एज ए गुड सिविल इंजीनियर, हम लोग जो है शॉर्ट कॉलम प्रीफर करेंगे। एज ए गुड सिविल इंजीनियर हम लोग क्या प्रीफर करेंगे सर, शॉर्ट कॉलम हम लोग प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं सर, पहला बात कि ये हमको सर सस्ता पड़ता है, सबसे जरूरी क्या है, ये हमको सस्ता पड़ता है इसलिए शॉर्ट कॉलम प्रीफर करते हैं। दूसरा सर, इसमें डिजाइन में बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं, सिर्फ आपको एक्सियल कंप्रेशन कैलकुलेट करना है। काहे कि लॉन्ग में हमको बकलिंग भी कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें छड़ भी कम लगता है। तो ये सब मिला जुला के सर हमको सस्ता और सिंपल शॉर्ट कॉलम ही पड़ता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है, अच्छा, स्टेबिलिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग कॉलम डिजाइन। लॉन्ग कॉलम का डिजाइन करते समय आपको स्टेबिलिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट कॉलम स्टेबल ही होता है, इसमें शॉर्ट में उतना ध्यान नहीं रखता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, राइट ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डिजाइन ए कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग को डिजाइन करने के लिए आपका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको आपको बताना है। बात समझ में आ रही है। देखो, सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कंबाइंड फुटिंग क्या होता है। फुटिंग मतलब क्या हो गया, जो जमीन के अंदर, घर का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुटिंग कहते हैं। फुटिंग हमारा कई तरह का होता है, एक होता है आइसोलेटेड फुटिंग। बात समझ में आ रही है। एक होता है क्या, कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, तो हमारा जो है फुटिंग कई तरह का होता है। अच्छा, आपको अगर ये सब जो अभी हम समझाए हैं अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को जो है एक बार लाइक करके, ठीक है, और कमेंट में जो है थैंक यू लिख दीजिएगा, ताकि हम समझ जाएंगे कि जो आपको थ्योरी हम समझाएं वो आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो कई तरह फुटिंग होता है सर, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। उसी तरह से कंबाइंड फुटिंग हमारा क्या है, कंबाइंड फुटिंग हम लोग तब डिजाइन करते हैं जब दो कॉलम पास पास हो और उनका अलग अलग आइसोलेटेड फुटिंग एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा हो। क्या कर रहा है, गौर से सुनिएगा। कंबाइंड फुटिंग हम लोग कब डिजाइन करते हैं सर, जब दो कॉलम, ठीक है, जब दो कॉलम हमारा क्या हो, आस पास हो और दोनों का जो है आइसोलेटेड फुटिंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसमें हम लोग करते क्या क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहला हम लोग जो है लोड निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो टोटल लोड निकालने का काम करते हैं कि कॉलम का लोड और सेल्फ वेट का ऑफ फुटिंग का जो लोड होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है। फुटिंग का अपना वेट और कॉलम का वेट दोनों का लोड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा में हम लोग सर एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी इस पे लोड लग रहा है, हमारा जो भी फुटिंग पे लोड लग रहा है, टोटल लोड बाय सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इससे हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अगला काम क्या करेंगे सर, हम लोग डायमेंशन फिक्स करेंगे। अच्छा, कहीं पे भी जो हम लोग डायमेंशन फिक्स करते हैं इसका मतलब क्या हो, डायमेंशन में क्या क्या आता है, डायमेंशन में हमारा चीज आता है लेंथ आता है,
विड्थ आता है और हाइट आता है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कहीं पे भी डायमेंशन फिक्स करने का बात करेगा या फिर हम लोग जो डिजाइन करते हैं उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट निकालते हैं। तो हम लोग जो है सर तीसरा स्टेप में डायमेंशन फिक्स कर लेते हैं, हमारा जो है लेंथ क्या होगा और विड्थ क्या होगा। बात समझ में आ रही है? और लेंथ और विड्थ हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि हमारा रिजल्टेंट जो है वो सेंट्रॉइड से पास कर सके। रिजल्टेंट किससे पास कर सके सर? सेंट्रॉइड से पास कर सके। बात समझ में आ गई? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हम लोग उसके बाद जो है सर सॉइल प्रेशर चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो है सॉइल प्रेशर एसबीसी से बाहर नहीं जाना चाहिए। एसबीसी क्या होता है? एसबीसी मतलब हो गया सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक ना, हमारा जो मिट्टी का लोड लेने का क्षमता है उससे ज्यादा हमारा सॉइल प्रेशर नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए तो हम लोग चौथा स्टेप में ये चेक कर लेते हैं। पांचवा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? पांचवा स्टेप में हम लोग जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? इस सॉम में तो आप पढ़े होंगे ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। छठा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? डेप्थ ऑफ फुटिंग चेक करते हैं। बात समझ में आ रही है? डेप्थ ऑफ फुटिंग चेक करते हैं। और जो डेप्थ ऑफ फुटिंग चेक करते हैं ये तीन चीज के लिए चेक करते हैं। डेप्थ ऑफ फुटिंग चेक करते हैं ये तीन चीज के लिए चेक करते हैं। कौन कौन सा तीन चीज के लिए डेप्थ ऑफ फुटिंग चेक करते हैं? पहला वन वे शियर हो जाएगा, दूसरा टू वे शियर हो जाएगा और बेंडिंग हो जाएगा। तो हम लोग डेप्थ ऑफ फुटिंग ये तीनों के लिए चेक कर लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद हम लोग जो है रेनफोर्समेंट निकाल लेते हैं, हमारा जो है कितना छड़ लगने वाला है। ठीक है, डिजाइन स्टील फॉर बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, हम लोग को कितना छड़ लगने वाला है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज जो है चेक कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो है बाकी जो डिटेलिंग है वो देख लेते हैं कि हमारा जो है छड़ के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, कवर क्या डालेंगे, डोवेल क्या डालेंगे, रेनफोर्समेंट यानी छड़ कैसे बिछाएंगे, वो सारा चीज हम लोग देख लेते हैं। और लास्ट में हम लोग जो है इसका एक सुंदर सा ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, नीट स्ट्रक्चरल ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग जो है 10 स्टेप में कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करते हैं। समझ में आ गया? हम लोग 10 स्टेप में कंबाइंड फुटिंग कैसे कैसे डिजाइन करते हैं, आप तो समझ गए होंगे। चलिए अब जो है यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, एक्सप्लेन द डिजाइन ऑफ डॉग लेग्ड स्ट्रक्चर। डॉग लेग्ड स्ट्रक्चर का आपको डिजाइन बताना है डायग्राम के साथ। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो है स्टेयर केस मतलब क्या होता है? स्टेयर केस मतलब होता है सीढ़ी। हमारा सीढ़ी कई तरह का होता है, उसमें से एक सीढ़ी जो है कुत्ते के टांग के जैसा होता है। कुत्ता का टांग देखें, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो एक सीढ़ी हमारा क्या होता है? कुत्ता के टांग के जैसा होता है, इसलिए उसको नाम पड़ा है डॉग लेग स्टेयर केस। ये रहा, इस तरह का सीढ़ी आप जरूर देखे होंगे आपके स्कूल कॉलेज घर सब में, इसी तरह का जनरली सीढ़ी बनता है। इस तरह की सीढ़ी में क्या होता है? एक बार यहाँ से नीचे से ऊपर गए, फिर यहाँ पे टर्निंग आता है, फिर ऊपर चले जाते हैं। मतलब ये जो है अगर आप इसको गौर से इस शेप को देखिएगा तो ये कुत्ते के पैर के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है डॉग लेग स्टेयरकेस। ठीक है, तो इस तरह का सीढ़ी का डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं, ये इसका क्या हो गया, ड्राइंग वगैरह है तो ये आपको हम दिखा दिए यहाँ पे। ये कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं वो आपको हम बताते हैं। तो डॉग लेग्ड स्टेयर केस जो होता है, एक ऐसा स्टेयर केस है जिसमें कि दो फ्लाइट रनिंग होता है अपोजिट डायरेक्शन में। दो फ्लाइट रनिंग कहने का मतलब जो है, जैसे इस सीढ़ी में इधर जा रहे हैं तो इसमें इधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना। इसमें हम लोग इधर जा रहे हैं, इसमें देखो इधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग इधर जा रहे हैं, इसमें हम लोग इधर जा रहे हैं। तो हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना, और उसके बाद दो फ्लाइट क्या हो जाएगा, एक फ्लाइट इधर हो गया, एक फ्लाइट हमारा इधर हो गया। तो हमारा जो है डॉग लेग्ड स्टेयर केस में क्या होता है, दो फ्लाइट होता है जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। बात समझ में आती है? और दोनों को सेपरेट कौन करता है? लैंडिंग। ये वाला जो जगह है इसको हम लोग लैंडिंग कहते हैं। बात समझ गए? तो डॉग लेग्ड स्ट्रक्चर क्या है ये तो आप समझ ही गए, फोटो दिखाई दिए आपके। चलो इसका जो है डिजाइन प्रोसीज्योर क्या है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको जो कर लेना है वो क्या कर लेना है सर, फ्लोर टू फ्लोर हाइट देख लेना है कि दो फ्लोर के बीच में कितना हाइट है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमारा जो है घर है ना, जैसे कि मान के चलो ये हमारा घर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया। तो ये दोनों फ्लोर के बीच का हमारा जो है हाइट क्या है ये देख लेना है। यहाँ से
यहाँ तक का हाइट हम लोग देख लेंगे, तभी तो यहाँ पे हम लोग जो है सीढ़ी डिजाइन करेंगे नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग को क्या करना है, 2 फ्लोर के बीच का हाइट पता कर लेना है ताकि हमको सीढ़ी डिजाइन करने में दिक्कत नहीं होगा सर। बात समझ में आ गई। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग जो है सुटेबल राइज और ट्रेड पता कर लेंगे। ठीक ना, राइज और ट्रेड हम लोग जो है ये पता कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ राइजर्स एंड ट्रेड्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ राइजर्स और ट्रेड कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से जो एक एक स्टेप होता है, ये कितना स्टेप लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग विड्थ ऑफ स्टेयर और लैंडिंग कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा जो सीढ़ी है इसका चौड़ाई कितना होगा, और ये लैंडिंग ये वाला जो हिस्सा है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लोड भी कैलकुलेट करेंगे। लोड में हम लोग 3 चीज पे फोकस करेंगे। पहला सेल्फ वेट, मतलब सीढ़ी का खुद का वजन। फ्लोर फिनिश, अगर फ्लोर पे तुम टाइल्स मार्बल लगाते हो तो उसका भी वजन लेना पड़ेगा। और लाइव लोड, लाइव लोड मतलब इसमें अगर एक बार में 10 इंसान, 20 इंसान या एक इंसान, कितना इंसान चढ़ेगा या फिर कोई सामान चढ़ेगा सीढ़ी के ऊपर, तो वो आपको यहाँ पे कंसिडर कर लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए ना। और उसके बाद हम लोग जो है इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, और रेनफोर्समेंट ऑफ वेस्ट स्लैब कैलकुलेट कर लेंगे। रेनफोर्समेंट मतलब कितना छड़ लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग जो है स्टील मतलब छड़ के बीच में कितना कितना दूरी पे छड़ बिछेगा वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और इस कदर हमारा जो है डॉग लेग स्टेयरकेस का डिजाइन तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसका एडवांटेज क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा डॉग लेग स्टेयरकेस है इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो डॉग लेग स्टेयरकेस हमका हमारा जो है जगह बहुत कम लेता है। ये हमको जो है सस्ता पड़ता है सर। इसको बनाना आसान है। और ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली यही इस्तेमाल होता है, डॉग लेग स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए ये हमारा जो है अच्छा है डॉग लेग स्ट्रक्चर। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से, और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है बाकी लोग जो नहीं पढ़ पाया है 2-4 क्वेश्चन थ्योरी का ही देख के चला जाए। समझ गया। आरसीसी का पेपर बच्चा का तैयारी कभी नहीं रहता है, होता ही नहीं, कभी कोई बैच में हम नहीं देखे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना कि आरसीसी जो है बच्चा सही से पढ़ाई ही नहीं होता कॉलेज में, इसलिए बच्चा परेशान रहता है। कॉलेज में अगर आरसीसी की पढ़ाई अच्छे से हो तो बच्चा को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कॉलेज में आरसीसी का सही से टीचर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए बच्चा ज्यादा डरता है, जबकि आरसीसी बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, खैर जो भी बात है आप देख लीजिएगा। तो अगर कोई जरूरतमंद दोस्त हो तो उसको एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो जाए। अगला जो है हमारा शॉर्ट नोट्स है। क्या कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। 4 को दिया, उसमें से किसी 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। हम चारों के चारों बता देते हैं। पहला आपका क्या है, टाइप्स ऑफ लोड कंसीडर्ड इन बिल्डिंग डिजाइन। बिल्डिंग को डिजाइन करते समय हम किस किस तरह का लोड कंसीडर करते हैं। बात समझ गए। तो बिल्डिंग को डिजाइन करते समय हम लोग कई तरह का लोड कंसीडर करते हैं, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, ठीक है, विंड लोड, बात समझ में आ रही है, अर्थक्वेक लोड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है जब बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो हम लोग कई तरह का क्या करते हैं, लोड जो है हम लोग कंसीडर करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक करके सारा लोड जो है डिस्कस कर लेना है। बिल्डिंग डिजाइन में हम लोग क्या क्या लोड कंसीडर करते हैं, एक एक करके डिजाइन करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है डेड लोड होता है। ठीक है, डेड लोड जो होता है ये बिल्डिंग का परमानेंट कंपोनेंट जैसे कि बीम, कॉलम, वॉल, स्लैब, ये सब का वेट होता है। बात समझ में आ रही है। डेड लोड हमारा क्या होता है, बिल्डिंग में जो भी आपका दीवार हो गया, जो भी आपका कॉलम हो गया, ठीक है, जो आपका स्लैब हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज का जो वजन होता है, चाहे जो बीम हो गया, ये सब चीज का जो वजन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड लोड में गिनती करते हैं। दूसरा हमारा होता है लाइव लोड। अब तुम बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें तुम जो है कुर्सी टेबल पलंग उलंग लगाओगे ही लगाओगे, सामान वामान फ्रिज उरिज रखोगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि इंसान उस पर रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा लोड जो कि आपका जो है टेम्पोररी रहता है और एक जगह से दूसरे जगह आपका मूव करते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइव लोड कहते हैं। जैसे तुम घर में कुर्सी एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले गए, ठीक है, तो वो क्या है, लाइव लोड है।
इंसान एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा घर के अंदर, तो वो क्या है, लाइव लोड है। मतलब ऐसा घर के अंदर का वो सामान जिसका की पोजीशन चेंज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइव लोड कहते हैं। तीसरा हमारा विंड लोड है। ठीक है, हमारा जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का कुछ ना कुछ हाइट होता है। ठीक है, अब जब हवा चलता है तो ये बिल्डिंग पे क्या करता है, एक तरह से फोर्स लगाता है। जब हवा चलेगा हमारा तो बिल्डिंग पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड लोड कहते हैं। तो विंड लोड हमारा कैसा होता है सर, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोड कॉज्ड बाय विंड प्रेशर, हवा के प्रेशर की वजह से जो हॉरिजॉन्टल लोड लगता है उसको विंड लोड कहते हैं। उसके बाद हमारा अर्थक्वेक लोड आता है। अर्थक्वेक लोड आता है मतलब अगर किसी एरिया में भूकंप वगैरह आ गया, ठीक है, यानी कि जमीन के हिलने की वजह के कारण जो इनर्शिया फोर्स आता है उसको कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ रही है, किसी इलाका में अगर भूकंप आ गया यानी कि जमीन के हिलने की वजह से जो इनर्शिया फोर्स देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग अर्थक्वेक लोड कहते हैं। बात समझ में आ रही। उसके बाद हमारा आता है स्नो लोड आता है। ठीक है, स्नो लोड में क्या होता है, जो ठंडा जगह होता है जैसे जम्मू कश्मीर सब हो गया, तो वहां पे हमारा जो है छत के ऊपर चाहे बिल्डिंग के ऊपर जो बर्फ आके जम जाता है। ठीक है, तो बर्फ आके जमेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ बिल्डिंग पे वजन लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नो लोड कहते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट लोड होता है, मतलब कोई भी चीज अचानक से अगर जमीन पे गिरता है या पटकाता है तो उससे हमारा क्या देखने को मिलता है, इम्पैक्ट लोड देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई। और लास्ट में हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं सर, टेम्परेचर लोड भी कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर लोड क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर बढ़ता है कभी कभी घटता है, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है ठंडा में घटता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से हमारा जो है स्ट्रक्चर में स्ट्रेस जनरेट होता है। टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से हमारा जो स्ट्रक्चर में स्ट्रेस जनरेट होता है उसकी वजह से भी लोड चेंज होता है हमारा। चलो अगला एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आपको बताना है। बात समझ में आ गई। तो इस सबसे पहला क्या है सर, कंक्रीट जो है कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में कमजोर होता है। ये लाइन तो भाई आता होगा सबको, नहीं आता मतलब आरसीसी तुम पढ़वे नहीं किया है। हमारा कंक्रीट क्या होगा सर, कंप्रेशन में स्ट्रांग होगा और टेंशन में क्या होगा, कमजोर होगा। दूसरी बात क्या है सर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है नॉन लीनियर होता है। बात समझ में आ गई। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। उसके बाद हमारा क्या है सर, इनिशियल पोर्शन जो है लगभग लीनियर होता है। बात समझ में आ रही है, इनिशियल पोर्शन जो है लगभग लीनियर होता है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है कंक्रीट में कितना होता है, 0.0035 होता है। ठीक है, स्ट्रेस इंक्रीज करेगा स्ट्रेन के साथ अल्टीमेट लोड तक। समझ गए ना। तो ये सब चीज जो है हमारा ये देख लीजिएगा आप। चलो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करेगा सर, कंक्रीट के ग्रेड पे डिपेंड करेगा। ये पीडीएफ आपको जो है ना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स इन आरसीसी। आरसीसी में जो है स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, देखो स्ट्रेस ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है सर, स्ट्रेस ब्लॉक जो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है कंक्रीट के अंदर अल्टीमेट लोड पे। अल्टीमेट लोड मतलब किसी भी चीज पे लगने वाला मैक्सिमम लोड जो वो झेल सकता है उसको हम लोग अल्टीमेट लोड कहते हैं। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होता है, 0.0035 होता है। बात समझ में आ रही है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होता है, 0.446 एफसीके होता है। बात समझ गए। उसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स है ये हमारा कितना पे लगता है सर, 0.42 एक्सयू फ्रॉम टॉप। ये एक्सयू इस तरीके से लिखा होगा, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है। चलिए, उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है। न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है ये किस पे डिपेंड करता है सर, स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड का स्टील लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। ये हमारा लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ बीम और स्लैब में इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट हमारा क्या है सर, सेफ्टी इन डिजाइन। डिजाइन में जो हम लोग का सेफ्टी होता है उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। कोई भी चीज का सेफ होना क्यों जरूरी है, देखिए कोई भी चीज का सेफ होना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो है अचानक फेल हो और किसी का जान का नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी पे फोकस करते हैं कि हमारा जो है हमारा डिजाइन जो है वो सेफ होना चाहिए। इस चीज को ऐसे समझिए जैसे मान के चलो जो है ये एक बंदा है।
ये हमारा क्या है, रमेश नाम का एक बंदा है। बात समझ में आ रही है? रमेश का जो है अब माथा पे हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, इसके माथा पे हम जो है बोरा डाल रहे हैं, ठीक ना, बोरा में हमारा कोई भी सामान हो सकता है, तो इसके माथा पे हम लोग बोरा लगा रहे हैं, ठीक है। अगर रमेश का लोड लेने का क्षमता है कि ये 25 किलो का बोरा उठा सकता है, बात समझ में आ रही है? अगर रमेश जो है 25 किलो का बोरा उठा सकता है, तो हमको क्या करना चाहिए, रमेश के ऊपर जो है 25 किलो से कम का बोरा डालना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर हम रमेश के ऊपर 20 केजी का बोरा डालेंगे तो भी रमेश सेफ रहेगा, 21 केजी का डालेंगे तो भी सेफ रहेगा, लेकिन अगर हम लोग जो है 26 केजी का बोरा डाल दे रमेश के माथा पे, तो रमेश का क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, रमेश गिर जाएगा। तो हम लोग सेफ्टी में क्या करते हैं कि हम लोग जो है कोई भी स्ट्रक्चर का अल्टीमेट लोड पता कर लेते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्टीमेट लोड पता कर लेते हैं कि ये जो है कहाँ तक लोड उठा सकता है। जैसे रमेश जो है 25 किलो तक उठा सकता है, तो हम क्या करेंगे, 25 से कम का लोड लगाएंगे, चाहे 25 किलो का लगाएंगे, ताकि रमेश क्या रहे, सेफ रहे। उसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, उसका अल्टीमेट लोड पता कर लेते हैं कि ये कितना लोड ले सकता है, तो उसके अनुसार हम उससे जो है कम वजन लगाते, उससे ज्यादा लगाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सेफ होना किसी भी चीज का बहुत जरूरी है सर। चलिए, तो हम लोग सेफ्टी पे बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर शुड ऑलवेज रेसिस्ट ऑल लोड्स, स्ट्रक्चर पे आप जो भी लोड लगाइएगा वो जो है सेफली जो है उतना लोड उठा सके उतना ही लोड लगाना, जरूरत से ज्यादा नहीं लगा देना है। प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? और डिजाइन जो है क्या सेटिस्फाई करना चाहिए सर, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी, ये तीनों चीज को डिजाइन सेटिस्फाई करना चाहिए। हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो ये तीनों चीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। उसके बाद गुड क्वालिटी मटेरियल जो है हमको इस्तेमाल करना है, गुड क्वालिटी का हमको जो है मटेरियल भी इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद प्रॉपर डिटेलिंग और वर्कमैनशिप की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ गया ना? प्रॉपर डिटेलिंग और वर्कमैनशिप की आवश्यकता पड़ती है। ड्यूरेबिलिटी और फायर रेसिस्टेंस की भी आवश्यकता पड़ती है, उस चीज का भी आपको ध्यान कर लेना है। तो ये सारा चीज आप ध्यान में रख के जाइए, आपका जो है स्ट्रक्चर अच्छे से डिजाइन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है ये पार्ट खत्म होता है। वीडियो हमारा 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है। वीडियो हमारा जो है 2 पार्ट में रहेगा, आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक ना। और न्यूमेरिकल्स जो है आपको, खास करके जो न्यूमेरिकल्स है डिजाइन वाला, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिजाइन का क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है, एक क्वेश्चन हमारा जो है 50 मिनट 1 घंटा में बनता है। बात समझ में आ रही है? इसका जो डिजाइन का न्यूमेरिकल्स है 50 मिनट 1 घंटा में क्वेश्चन बनता है, तो हम उतना देर यहाँ पे माथा खराब नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? आप जो है डायरेक्ट कोई भी बुक खोलिए और बुक से जो है हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आएगा, बस खाली डाटा जो है चेंज कर देता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए, तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसका कारण है कि आप पढ़े कुछ नहीं है। बात समझ गया ना? चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।